हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर यू। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम मेंबर के एपिसोड 319 पे। अगर आपने अब तक पिछला एपिसोड नहीं देखा था, हो सकता है इस एपिसोड से कनेक्ट करने में आपको इश्यू हो। सो यार, दैट्स द वार्निंग। टाइम आ चुका है शाउट आउट का। हमारे इस मंथ के भी टॉप कंट्रीब्यूटर रहे हैं शानू पंडित और आई एम बॉस, जो कि हमारे जेन्युइन सपोर्टर्स हैं। मैं स्पेशली यहाँ पे शानू पंडित को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें इस लेवल पर रहते रहते ऑलमोस्ट 1 साल होने को जा रहा है। ऑफ कोर्स ये हमारे टॉप रैंकर्स हैं। मैं भले हमारे सारे मेंबर्स को यहाँ पे शाउट आउट न दे पाऊँ, लेकिन आप सबका दिल से शुक्रिया। आप ही वो वजह हो जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। शुरुआत में लग रहा था कि फ्लेम मेंबर की स्टोरी का ये राइटर, जो कि ओरिजिनल डोंगा वाला राइटर नहीं है, इस वजह से हमें इस नोवेल को बीच में ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम और किसी नोवेल या किसी और डोंगा पे फोकस करते तो शायद हमारे चैनल्स के अब तक 100 के हो चुके होते। और ना ही तुम्हारा भाई फालतू चीजों को एडवर्टाइज करता है। हम इसकी जगह पे फोकस करते हैं अपनी मेंबरशिप्स के ऊपर, जिससे हम दोनों का ही फायदा हो सके। यार, कहानी बताने को तो बहुत है, लेकिन हम इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे 100 के पे। अगर वहां तक पहुंचाने का आपके पास और कोई अच्छा रास्ता हो, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। हम इस एपिसोड की डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड के एंड में जियान का ग्रुप हेवली किंग के रूइंस में एंटर कर गया था, जो कि एक भूल भुलैया होती है। लोग 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में बट जाते हैं। जियान के साथ ही दुकीफ है, जो लास्ट में एक खास जगह में एंटर हो गए थे। ये जैसे उस लाइट के इंटीरियर में जाते हैं, जो एस्टोनिशिंग सीन आया था, वो जियान का जबड़ा खोल देता है। वो कहता है ये समय एक बैम्बू फॉरेस्ट में खड़े होते हैं। ये घना बांस का जंगल काफी जेंटल और शांत लगता है। ये हरियाली हरियाली थी और इस जंगल की गहराई में होती एक झोपड़ी। इस समय झोपड़ी के सामने एक पत्थर की टेबल के साइड में हम एक ओल्ड मैन को बैठे हुए देखते हैं। ये अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पे आगे पीछे हो रहा था और उसके होठों पे एक काम स्माइल होती है। जन दूसरे इस बुड्ढे को देखे कुछ चीजों को समझ लेता है। वो कहता है, सीनियर, लगता है इस फॉर्मेशन को आप ही कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि ओल्ड मैन ने भी इन दोनों को नोटिस किया था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो लेजली अपनी सीट पे पड़ा रहता है। वो आसमान की तरफ देख के बोलते, ये फैसिनेटिंग हेवली पैलेस का कोर। जब जन और चीफ वुडन हट के पास पहुंचे थे, चारों तरफ नजारा देखने के बाद वो फाइनली ओल्ड मैन के सामने की टेबल को देखता है। तुरंत ही जान का दिल ट्रेम्बल हो जाता है। वो कहता है, ये इस पैलेस का फॉर्मेशन डायग्राम है। इस पत्थर की टेबल के सरफेस के ऊपर कई चमकते हुए पत्थर बिखरे होते हैं और उनके बीच में मौजूद थी कुछ ग्लोइंग लाइंस। जैन अपने पावरफुल सोल परसेप्शन से पता लगा पाता है कि ये लाइंस अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यंची और मुगे। ये पत्थर की इमेज इस फैसिनेटिंग हेवली पैलेस का एक कंप्लीट फॉर्मेशन डायग्राम था, जिसमें इस फॉर्मेशन की सबसे गहरी राज छुपे हुए हैं। अगर कोई फोर्सफुली इस चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 5 स्टार 2 चांद से ऊपर की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। इस फॉर्मेशन को समझने का रास्ता बस फॉर्मेशन डायग्राम से जाना जा सकता था। जब जिन इस फॉर्मेशन को ध्यान से देख रहा होता है, वो ओल्ड मैन कहता है, डोंट वरी, तुम्हारी टीममेट्स डेंजर में नहीं है। इस फैसिनेटिंग हेवली पैलेस का बस एक पर्पस है, इविल रेस के लोगों को कैद करना। अगर यहाँ गलती से इंसान आ भी जाते हैं तो बस वो खो जाएंगे। जब वो रास्ता ढूंढते ढूंढते डेस्परेट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तब एग्जिट अपने आप ही अपीयर होगा। ये सुन के चीफ और जियान उस ओल्ड मैन के पास जाने लगते हैं। फाइनली इस मोमेंट में जियान को इस ओल्ड मैन की पूरी अपीयरेंस दिखाई दी थी। इसने काफी रिफाइंड कंफ्यूजियन स्टाइल रोब पहन रखी थी और उसके बाल एकदम सफेद थे। चेहरा भरा होता एकदम विजडम से, खासकर इसका हल्का सा मिस्टीरियस ऑरा बिल्कुल इस फैसिनेटिंग हेवली पैलेस जैसा होता है। दुकीफ पूछती, सीनियर, क्या मैं आपके नाम को जान सकती हूँ? फाइनली ओल्ड मैन अपने पैरों पे आता है। चीफो को देख रही उसकी आंखें नैरो होती है, साथ में उसके चेहरे पे कुछ इमोशंस दिखाई देते हैं। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि थंडरलॉर्ड जैसे एक्सपर्ट को भी रिइंकार्नेशन में जाना होगा। वो हेवन और अर्थ का वॉर वो सच में ट्रेजिक था। जब चीफे को ओल्ड मैन की नजरें देखती है, चीफे का रिइंकार्नेशन मार्क जलने लगता है और हम इसमें से कुछ ग्रे थंडर पावर को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन के पास चली गई थी, जैसे कि उस बुड्ढे को दूर रखना चाहती हो। फिर वो अपने हाथ को वेव करके इस एनर्जी को आसानी से हटा देता है। फिर वो टेबल के पास आते हुए बोलता है, और तुम अभी इतनी प्रोटेक्टिव हो, तो रिइंकार्नेशन के बाद भी थंडर लॉर्ड का नेचर बदला नहीं है। फिर वो जान की तरफ मुड़ के बोलते हैं, और तुम यंग मैन, तुम सच में इम्प्रेसिव हो। इतनी कम उम्र में होली फ्लेम को कंट्रोल करना ये कोई छोटा काम नहीं है। ऐसा टैलेंट सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन क्या ये ब्लेसिंग है या फिर कर्स, ये समय ही बताएगा। आफ्टर होली फ्लेम के मास्टर्स को इविल काइंड सबसे ज्यादा टारगेट करता है। बच्चे, तुम्हारा आगे का रास्ता ये तूफानों से भरा होगा, और जब वो हेवन और अर्थ का वॉर शुरू होगा, एक्सटर्मिनेशन का सबसे पहले सामना तुम होली फ्लेम वील्डर्स को ही करना होगा। ओल्ड मैन के शब्द काफी हैवी इम्प्लीकेशन को रखते थे, जिन्हें सुन के जियान की आईब्रोज बार बार ट्विच होती है। वो सिर हिला के मनी मन में कहता है, इस बुड्ढे के पास सच में पैनी आंखें हैं। क्या सरप्राइजिंग नहीं था कि होली फ्लेम को यूज करने के बाद उसे सेंस कर लिया जाए। ओल्ड मैन हल्के से प्राइडफुल एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ऑलराइट, चलो इन चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। तुम
सभी जिस फॉर्मेशन में फंसे हुए उसे कहा जाता है फैसिनेटिंग हेवनली पैलेस अरे, और मैं हूँ उसका गार्डियन द फैसिनेटिंग ओल्ड घोस्ट। ऑफ कोर्स तुम मुझे इस अरे की स्पिरिट भी कह सकते हो। इन शब्दों को सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो खुद से बोलता है एक अरे स्पिरिट। अरे स्पिरिट्स का बनना इतना आसान नहीं था। इनका जन्म बस उन सुप्रीम फॉर्मेशंस में ही होता था, और ऐसे स्पिरिट की मौजूद होने की वजह से उस फॉर्मेशन की पावर कई गुना बढ़ जाया करती थी। दोनों के चेहरे पे से क्यूरियस एक्सप्रेशन को देख के फैसिनेटिंग ओल्ड घोस्ट बताते हैं तो इतना सस्पिशियस होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हेवली पैलेस के एसेंस से बना हुआ हूँ, क्योंकि फैसिनेटिंग हेवली पैलेस की फॉर्मेशन हजारों लाखों इविल क्रीचर्स को प्योरीफाई कर चुकी है। ओवर टाइम इस रिपीटेड प्योरिफिकेशन की वजह से जब लॉर्ड हेवली किंग को अपना शरीर त्यागना पड़ा तो मुझे कॉन्शियसनेस मिली, और तब से मैं इस जगह को गार्ड कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया मैं उसे रिपे करना चाहता हूँ, और यहाँ भी इविल एनर्जी मौजूद है। इस इविल पावर को ऑब्जॉर्व करने के लिए सिर्फ होली फ्लेम का यूज किया जा सकता है, या फिर थंडर लॉर्ड जैसी एनर्जी। जान जिसके एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सोलम हो चुके होते हैं, वो वॉइस कोड के बोलते सीनियर प्लीज आप घुमा फिरा के बात मत करिए। लॉर्ड हेवली किंग को हुआ क्या था हमें क्लियरली बताइए, और उन्हें कैसे डेंजर का सामना करना पड़ा। जान के अप्रोच को देख के फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट ने आंखें स्क्विंट करके बोलते हैं लड़के लगता है तुम काफी जल्दी में हो। उनके चेहरे पे एक स्माइल आने लगती है। तभी दुखी हुई बोलती है मैं जब से इन रूम्स में आई हूँ कुछ हल्की सी रिइंकार्नेशन फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रही हूँ, और एक डर ऐसा लगता है इन रूम्स में एक पावरफुल इविल एंटिटी छिपी हुई हो, और मेरे इंट्यूशन के हिसाब से इविल क्रीचर लॉर्ड हेवली किंग से कनेक्टेड होना चाहिए। फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट की आंखें जो कि दुखी को देख रही थी उनमें एक अलग रिस्पेक्ट का जन्म होता है। वो कहते हैं थंडर लॉर्ड की पावर को मैं समझ नहीं सकता हूँ। हाँ सच में अफसोस की बात है कि मैं उनकी ट्रू अपीयरेंस को कभी देख नहीं पाया। कहा जाता है कि वो एक स्टर्निंग ब्यूटी थी तभी, लेकिन न जाने क्यों दुखी कहती है कि मास्टर को हेवली किंग जानते थे। फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट बोलते हैं हाँ भले ही मैंने खुद थंडर लॉर्ड को कभी देखा ना हो, लेकिन मुझे पता है कि लॉर्ड हेवली किंग एक बार थंडर लॉर्ड से क्लैश कर चुके हैं। हालांकि वो उनके मैच नहीं थे, लेकिन दोनों की रिलेशनशिप काफी क्लोज थी। तभी दुखे पूछते सीनियर आप बातों को इतना घुमा क्यों रहे हो, क्यों हम सिचुएशन पे लौटे। फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट नॉड करके बोलते हैं ये ड्यून्स कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, और इनके अंदर मौजूद एक टूम्ब यानी कि कब्र जिसे लॉर्ड हेवली किंग ने छोड़ा था। लेकिन इन ड्यून्स के स्थापित होने के बाद लॉर्ड हेवली किंग ने ऑर्डर इशू किया था कि जो भी उनकी टूम्ब में एंटर करेगा उसे मौत का सामना करना होगा। उनकी वो ड्यून्स के अंदर देखने वाली नजरें एकदम हेल्पलेसनेस और रिस्पेक्ट से भरी होती है। जानवी मनी मन में कहता है लगता है वो हेवली किंग का ट्रेजर भी अब सेफ नहीं होगा, ये भी इविल एंटिटीज के हाथों में पड़ चुका होगा। खैर बिना किसी शक के हेवली किंग की स्ट्रेंथ शानदार थी, और वो एंटिटी जो कि उनके साथ फाइट कर सकती है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होने वाली। फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट बताते हैं जब लॉर्ड की लाइफ खत्म हुई तो उन्होंने अपने आप को इन रूम्स के सबसे गहराइयों में सील कर दिया, एक ऐसे मौजूलियम में जिसे बहुत पहले ही तैयार किया जा चुका था। तब से किसी ने वहां पे पैर नहीं रखा है, लेकिन तब से उनकी बॉडी में से मैं एक इमेंस इविल पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। ये मुझे अब भी कंफ्यूज करती है। दुगीफे पूछती है क्या उन्हें कहीं इविल रेस ने कंट्रोल तो नहीं कर लिया था। जैन अपने सिर को लाके बोलते नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसा हेवली किंग के बारे में मैंने सुना है उनकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और उनके पास थी हेवली किंग सील्स और फॉरवर्डन आर्ट्स। अगर एक इविल रेस का पावर हाउस ने कंट्रोल कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे आना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो पहले से इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन तब भी उसे अंदर सील किया गया है। इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ सीमाओं के अंदर होगी। जानविचेस जानता था कि फॉरेन इविल रेस कितनी ज्यादा चालाक होती है, लेकिन जिसकी सोलिटी लॉर्ड ऐसी तारीफ कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। फैसिनेटिंग ओल्ड घोस्ट जान को देख के बोलते तो आखिर हुआ क्या। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी फ्लैश हो रही थी। आखिरकार उन्हें भी क्लियरली पता नहीं था कि हेवली किंग के जिंदा होने पे मामले क्या हुए थे, बट जियान के पास होली फ्लेम है, उसे इविल रेस के बारे में ज्यादा जानना बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। जियान को सोच के बताना शुरू करता है कि हालांकि इविल रेस सच में पावरफुल है, यहाँ घोस्ट एयर में लोग जैसे लॉर्ड हेवली किंग की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है उन्हें इविल रेस ने कंट्रोल नहीं बल्कि उन्होंने इविल रेस को सप्रेस करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया होगा। आज से वो मौजूलियम को पहले ही तैयार कर चुके थे जिससे समय आने पे वो कदम उठाया जा सके। वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनकी टूब में कोई भी एंटर करे, क्योंकि ऐसा होने पर सिविल को बाहर जाने का मौका मिल सकता है। वहीं पे वो उसे पूरी तरह से ऑब्लिटरेट करना चाहते होंगे। जियान की बात को सुन के दुगीफे अपने सिर को हिलाती है। वो थोड़ा सा स्केप्टिकल थी। वो कहती है फॉरेन इविल रेस का एक्सपर्ट जो कि हेवली किंग से टकराया होगा, लगता है वो डीवन एम्प्रेस होगी, लेकिन उसे तो डीवन सप्रेशन प्रिजन के कोर में पहले ही सील कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा इविल रेस का पावर हाउस है जो हेवली किंग को भी खुद को सील करने में मजबूर कर सकता है। आखिरकार लॉर्ड हेवली किंग की स्ट्रेंथ कोई छोटा मामला नहीं थी। जियान बताता है जो मुझे जानकारियां मेरी होली फ्लेम से मिल रही हैं उसके हिसाब से पॉइजन डीमन एम्प्रेस इविल रेस की एक बहुत रेयर लीनिएज
से आती है जो कि पॉइजन्स में स्पेशलाइज करते हैं। कहा जाता है कि अपने बस वेनमस ऑरे से ही कई सौ सिटीज को खत्म कर सकते हैं, इन्हें सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं होती है। चीफे कहती है मैं भी अपनी रिइंकार्नेशन सील से उस क्लैन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पा रही हूँ, लेकिन वो हेवली किंग से कैसे रिलेटेड है। यान फिर से बोलता है पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस और इविल रेस के पावर हाउसेस में से एक है जिसकी स्ट्रेंथ एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी है, जो कि इंसानों के 6 दोषियान के पावर हाउसेस होते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 खास सबऑर्डिनेट्स हैं जो है हेवनली पॉइजन शाह और अर्थली पॉइजन शाह। और ये खुद डीमन एम्प्रेस जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तब भी इनका लेवल हाफ एम्पर तक पहुंच चुका है, जो कि होता है इंसानों के 5 स्टार दोषियान के बराबर। अभी फैसिनेटेड ओल्ड गोस्ट को कुछ याद आया था। वो कहते हैं रुको बच्चे, क्या तुम स्काई और अर्थ पॉइजन टेम्पल्स की बात कर रहे हो जो डीमन एम्प्रेस के नीचे सर्व करते हैं? जियान कहते हैं हाँ। ओल्ड गोस्ट कहते हैं लेकिन क्या उन्हें खुद डीमन एम्प्रेस ने सील नहीं किया था? फिर वो जियान पूछते हैं सीनियर, जब लॉर्ड हेवली किंग की लाइफ खत्म हुई थी तो क्या वो सीरियसली इंजर्ड थे? फैसिनेटेड ओल्ड गोस्ट को सोच के बोलते हैं उस समय लॉर्ड हेवली किंग इस पॉइजन डीमन एम्प्रेस को कैप्चर करने में प्लेन मास्टर की हेल्प कर रहे थे। तभी डीमन एम्प्रेस ने एक खास टेक्निक का यूज किया होता है जिससे उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंचती है। उनकी इंजरी इतनी ज्यादा ग्रेव होती है कि वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो एनर्जी उनके शरीर के अंदर मौजूद है वो वही डीमन एम्प्रेस के द्वारा छोड़ा हुआ वेनम है। ये सुन के जियान बोलते हैं हेवली और अर्थली पॉइजन शाह ये दोनों डीमन एम्प्रेस के काफी वफादार होंगे, इसलिए मुझे शक है कि पॉइजन डीमन एम्प्रेस ने अपने स्काई पॉइजन शाह को बदला लेने के लिए हेवली किंग की बॉडी में सील किया है। यह पॉइजन शाह जैसी पावरफुल एंटिटी किसी की बॉडी में एंटर करेगी तो उसे किसी नॉर्मल घाव की तरह नहीं मारा जा सकता। जब तक यानी बोलना फिनिश करता है वो फैसिनेटेड ओल्ड गोस्ट अपनी कुर्सी से खड़े हो गए होते हैं। वो कहते हैं अगर ये सही है तो लगता है हमारे लॉर्ड सच में बड़े खतरे में है। हेवली किंग ने घोस्ट वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इससे घोस्ट वर्ल्ड में एक नई भावना फैलती है कि चाहे जान चली है लेकिन इविल रेस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बुड्ढे के चेहरे पे चिंता को देख के जैन स्माइल के साथ बोलते हैं सीनियर चिंता मत करो, हम प्रिसाइजली यहाँ पे लॉर्ड हेवली किंग की हेल्प करने के लिए आए हैं। भले जैन ये कह रहा हो कि जानकारी उसे होली फ्लेम से मिली हो, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब बता रहे होते हैं उसके मास्टर सोलिटर लॉर्ड। और सोलिटर लॉर्ड कौन थे? वो खुद घोस्ट वर्ल्ड के एक बहुत बड़े डोमेन के रूलर थे जो कि लिसोल डोमेन के बराबर होता है। हालांकि जैन सोलिटर लॉर्ड से कुछ ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन वो जानता था कि चीजें काफी ज्यादा अनयूजुअल होंगी। जैन के इस डिडक्शन को देख के दुखी हुए खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती। बात ऐसी थी कि चाहे मौका कैसा भी हो जैन उसे हमेशा सरप्राइज करने में सफल रहा करता था। कुछ समय के बाद हम जैन की आंखों में चालाकी को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो बोलते हैं सीनियर होली फ्लेम की बिल्डर होने की वजह से इविल रेस को खत्म करना मेरा फर्ज है, लेकिन इस समय हमारे स्टैंड कुछ खास नहीं है। इसलिए अगर हम सच में इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको थोड़ी सिंसियरिटी नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे इविल रेस से और भी इफेक्टिवली फाइट कर पाएंगे। जियान के ऐसी टोन को सुनकर वो फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट अपनी आंखें नैरो कर लेते हैं। वो कहते हैं ओ लड़के, क्या तूने मुझे मूर्ख समझा है? जियान फटाक से अपने एक्सप्रेशन को सही करके बोलते सीनियर मैं आपके ऊपर कैसे कोई ट्रिक खेल सकता हूँ? इविल रेस को खत्म करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इवन दो मेरे पास होली फ्लेम है और चीफे थंडर लॉर्ड की रिइंकार्नेशन पावर को रखती है, लेकिन क्या तब भी हमारी कल्टिवेशन को नहीं देख पा रहे हो? लॉर्ड हेवली किंग को रिस्ट्रेन करने वाला डीवन एम्प्रेस के 2 क्लोज सबऑर्डिनेट में से एक पॉइजन शाह है कि स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार दोषान तक पहुंची होगी। भले लॉर्ड हेवली किंग उसे सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कोई आसान अपोनेंट नहीं है। हम बस 3 स्टार दोषान के बिल्कुल अर्ली स्टेज पे बैठे हुए हैं। अगर एक असली 5 स्टार दोषान से हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि रिइंकार्नेशन और होली फ्लेम की पावर ही कुछ खास हेल्प नहीं करने वाली। जियान की ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस को देखे दुखी हुए अपने आप को जैसे से हंसने से रोकती है। इस बेशर्म लड़के को देख के फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट भी परेशान हो गए थे। वो जियान को देख के अपने सिर को हिला के साय करके बोलते हैं बहुत हो गया, शायद तुम दोनों से मिलना मेरा बैड लक भी नहीं है। मेरा पूरा एग्जिस्टेंस ही मेरे लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब तक उनकी डेड बॉडी सेफ रहती है मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और इन रिंग्स का ट्रेजर मैं तुम दोनों को दे दूंगा। परहैप्स उसके बाद ही तुम दोनों लॉर्ड की हेल्प कर पाओगे। जैन सरप्राइज हो गया था, उसे लग रहा था कि काम करवाना काफी मुश्किल होगा। वो पूछते सीजन हम 2 में एंटर कैसे करें? इस बुड्ढे के शब्दों से जैन को फील हो रहा था कि उस पॉइजन शाह से डील करना बिल्कुल पॉसिबल है। फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट एक्सप्लेन करते हैं मौजिलियम में एक पावरफुल इम्प्रिजनिंग फोर्स मौजूद है, वही पे मेरी स्पिरिट इस हेवली पैलेस के अंदर ही सीमित है। मैं अंदर नहीं जा सकता, अंदर जा सकते हैं बस इंसान। जैन बोलते हैं तो ऐसा सीक्रेट है। लगता है ओल्ड मैन अपना मन बना चुका था। वो जानते थे कि अपने लॉर्ड को उन परेशानियों से बचाना इन खजानों से कई गुना कीमती है। इसलिए वो कहते जहाँ तक बात रही रिवॉर्ड्स की तो बताओ क्या चाहिए तुम दोनों को? तो दुखी और जियान दोनों इंस्टेंट थे। साफ तौर पे चीजें ऐसी बदलेंगी किसी ने सोचा नहीं था। यार अनडाइंग फ्लेम को डिवाओ करने की पिल को बनाने के सारे मटेरियल्स को इकट्ठा कर चुका था, बस कमी थी एक आखिरी कैटलिस्ट
लिस्ट की। आखिरकार ये थी 5th रैंक इमोर्टल ग्रेड की एलिक्सर। लेकिन जब जियान सोचता है कि फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट एक्चुअली में बस एक फॉर्मेशन की स्पिरिट है, ना कि एल्केमी फर्नेस की, तो वो थोड़ा सा निराश भी होता है। वहीं पे दुखी फिगली कई ऐसी चीजें थी जो उसे आगे बढ़ा सकती थी, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा चौंक जाती है। जब फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट को लगता है कि दोनों बच्चे बस कुछ मांगने से शर्मा रहे हैं, वो कहते हैं इमोर्टल वेपन। दोनों अपने सिर को हिलाते हैं। चीफे के पास पहले टियानोंग के द्वारा बनाए हुए इमोर्टल वेपन्स होते हैं, जिनके सामने इन ड्यून्स के वेपन्स भी टिक नहीं पाएंगे। जब वो बुड्ढा इन दोनों के चेहरों पर डिसइंटरेस्ट देखता है, वो हल्का सा सरप्राइज हो गया था। किसी की कल्टीवेशन इतनी स्ट्रांग होगी, उसके आगे बढ़ने में उतनी ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए एक शानदार वेपन को हासिल करना आगे बढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। वो पूछते तो फिर मेडिसिन पिल्स। इस बार जियान थोड़ा हेजिटेशन के साथ बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ। उसके एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन पिल्स होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पिल हॉल जरूर होगा, यहाँ पे इन कीमती चीजों को रखा जाता है। उसके ऐसे बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखे फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट अपनी आवाज को थोड़ा रेशमी बना के बोलते हैं, हालांकि मेरे लॉर्ड एक एल्केमिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना पसंद था, और वो सभी खजाने अभी रूइंस में मौजूद हैं। वह रूइंस के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पिल हॉल, तुम्हें वहीं पे वो चीजें मिलेंगी। इस समय जियान की आंखें ग्लो कर रही होती है। ये ओल्ड घोस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो कैसे नहीं समझ पाता। वो पूछता है, पिल हॉल सीनियर, इसके अंदर कैसे सीक्रेट्स होंगे? इसका उत्तर देने की बजाय ओल्ड घोस्ट सीधा टॉपिक को चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी सोल काफी पावरफुल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम एक एल्केमिस्ट हो गए। इन दोनों को बिजनेसमैन की तरह बात करते हुए देख डुगीफे अपने सिर को हिलाने लगी थी। वो समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन जियान हाइड नहीं करता। वो बोलता है, सीनियर आप सच में इम्प्रेसिव हो। एक्चुअली में शुरुआत से उसने काफी सोल पावर का यूज किया था, जिससे वो यहाँ के ट्रैप से बच सके, इसलिए फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट का ऐसे सेंस कर लेना काफी नॉर्मल था। वो फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट को सोच के बोलते हैं, वेल अगर तुम एक एल्केमिस्ट हो तो पिल हॉल में कुछ ऐसा मौजूद है जिसे तुम अपने लिए एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। जियान की आंखों को लाइट बल्ब बनती हुई देख वो और आगे बोलते हैं, वेल पिल हॉल के अंदर सील्ड है 5th रैंक इमोर्टल ग्रेड की पिल एम्ब्रियो। ये शब्द ओल्ड घोस्ट के मुंह से जस्ट बाहर ही निकले होते हैं, जियान का दिमाग एकदम झन्ना सा जाता है। वो स्टडर करके बोलते हैं, क्या एक 5th रैंक इमोर्टल ग्रेड की मेडिसिन पिल, यंग पिल, उसके पास अनडाइंग फ्लेम के सारे इंग्रेडिएंट्स हो, लेकिन वो 5th ग्रेड इमोर्टल टीयर के ऊपर की होती है, और अभी जियान होता है बस एक 4th रैंक का एल्केमिस्ट, यानी कि उसके सामने थी एक बड़ी चुनौती। हाउएवर अगर वो इस यंग पिल को हासिल कर पाता है तो उसकी परेशानी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि एक यंग पिल की कोर वैल्यू स्पेशल टेक्निक को एक्सेप्ट करने और इमोर्टल फ्लेम के एसेंस से मर्ज होने की होती है, जिससे फाइनली एक ट्रू 5th टीयर की पिल बनती है। जियान की आंखों की उस फायरी लाइट को देख के फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट स्माइल करके बोलते हैं, ओ लिटिल गाय, तो लगता है तुम उस पिल में काफी इंटरेस्टेड हो। जियान हाथ को क्लेंच करके बोलते, सीनियर प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। जैसे ही फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट अपने हाथ को पॉइंट करते हैं, एक रोशनी जियान के माइंड में एंटर कर जाती है। वो कहते हैं, पिल ऑलरेडी 5th रैंक इमोर्टल ग्रेड में पहुंच चुकी है। ये भले एक प्रोटोटाइप हो, लेकिन इसके पास अब खुद की सोचने समझने की एबिलिटी आ चुकी होगी, इसलिए अगर तुम्हारे से सामना होता है तो कॉशियस रहना। इसे लॉर्ड हेवली किंग ने भी बाई चांस हासिल किया था, लेकिन वो तब भी इसके ऊपर काबू नहीं कर पाए। मौजूलियम में से सील करने का बस यही कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वही किस्मत वाले हो जो उसे हासिल करेगा। जहाँ तक बात रही पिल हॉल की लोकेशन की, वो छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता मैं तुम्हें देता हूँ। जैन अपने माइंड में गई उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट को थैंक यू बोलता है। फिर दुखी के साथ वो यहाँ से जाने लगा था। पीछे से फैसिनेटेड ओल्ड घोस्ट भी बोलते हैं, लेकिन भूलना मत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि यहाँ से विलेज को खत्म करोगे, जिससे लॉर्ड आराम से आराम कर सके। वो इस फैसिनेटेड हेवली पैलेस से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो सारी उम्मीदें जियान के ऊपर ही छोड़ते हैं। दूर से आवाज आती है कि जूनियर ध्यान रखेगा, तो दुखी और जियान दोनों गायब हो गए थे। जब जियान का ग्रुप पहले रूइंस में एंटर कर देता है, पीछे डेड साइलेंट वैली में रखे कल्टिवेटर्स उस अर्थ स्पिरिट बर्ड जनरल के खिलाफ काफी समय तक स्ट्रगल करते रहते हैं, और भले ने काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाओ, ये इवेंचुअली उस चीज को कुछ समय के लिए सील कर देते हैं। वेल टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए था कि अर्थ स्पिरिट बर्ड जनरल को हराने के बाद भी उसका वो रहस्यमयी कवच किसी तरीके से स्पिरिट को खत्म नहीं होने देता। सीन दिखाया जाता है हमें घाटी का, जहाँ जगह पे शाओई का फिगर मौजूद था। वो हम करके कहता है, लगता है वो स्पिरिट बर्ड जनरल कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ। बात ऐसी थी कि जब जियान ने अपने स्पेस शटल हैंडप्रिंट का इस्तेमाल करके सबको हेवली किंग रीजन्स में टेलीपोर्ट किया था, वो स्पेशल ट्रांसफर टेक्निक शाओगुई के ऊपर काम नहीं करती, इसलिए वो डेड साइलेंट वैली में रह जाता है और उसकी नामौजूदगी को जियान और बाकी लोग नोटिस नहीं कर पाते। जैसे कि शाओगुई के पास कोई ऐसा ट्रेजर हो जो सारी स्पेशल फोर्सेस को नाकाम करता हो। जब लोग अर्थ स्पिरिट बर्ड जनरल को जैसे सप्रेस करके एक एक करके रूइंस में एंटर कर रहे होते हैं, शाओगुई को कुछ अजीब नोटिस होता है। हालांकि अर्थ स्पिरिट जनरल
काफी घायल हो चुका था, लेकिन वो किसी और फिरात में लगता है। शाओगुई पहले अपने आप को चेस्ट छिपाता है। वो भौं से कोड के बोलता है जाने दो, क्योंकि बिग ब्रदर और बाकी लोग पहले आगे जा चुके हैं। मैं यहाँ रह के देखता हूँ कि स्पिरिट ब्लड जनरल आखिर करना क्या चाहता है। वैसे ही मेरी बॉडी में एक अजीब सी आवाज है जो मुझे इसका पीछा करने के लिए बोल रही है। क्या बस एक इल्यूजन है? 1 2 3 सेकंड टाइम आगे बढ़ा था। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब ये डेड साइलेंट वैली थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाती है। वो खून से रंगा हुआ अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल खड़ा होकर अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करने लगता है। फिर उसके अंदर से गूंजती है पफ की आवाज। ऐसा लगता है जैसे सप्रेस करने वाली सील अब तक मौजूद थी वो शैटर हो गई हो। वो अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल गुर्रा के बोलता है डैम ह्यूमंस, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा फियर्स हो गए। लगता है मुझे पहली तैयारियां करने के लिए डीमन एम्प्रेस को जल्दी से नोटिफाई करना होगा। ये हवा में बार बार फ्लैश होकर जाने लगता है डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में। तभी अचानक से एक बस की साउंड के साथ वर्ड हल्का सा क्रैक हुआ था और इसमें से निकलती काले रंग की मिस्ट। इसे देख के स्पिरिट ब्लड जनरल के एक्सप्रेशन टेंस हो जाते हैं, खासकर उसका ऑरा काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अपनी 4 स्टार दोशान की स्टैंड के बाद भी वो इंस्टिंक्टिवली एक डर को महसूस कर रहा था। तभी सामने के काले धुएं में से आती एक सिनिस्टर सी आवाज और आवाज कहती ही तो ये माइटी अर्थ स्पिरिट ब्लड जनरल है, तुम्हारी ऐसी घटिया हालत कैसे हुई? हम उस काले धुएं को ब्लैक रोड फिगर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। वो स्पिरिट ब्लड जनरल गुर्रा के बोलता है कौन हो तुम? वो काली वेशभूषा वाले व्यक्ति डायरेक्ट रिप्लाई नहीं देता, बल्कि उसके चारों तरफ घूमने वाली वो डार्क एनर्जी और भी कोल्ड और भी ऑपरेसिव होती जाती है। फिर वो एक पल के बाद बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आया हूँ। और स्पिरिट जनरल कहता है कोऑपरेट? हाँ, तुम्हारे ऐसा घटिया इंसान क्या हमारी इविल रेस के साथ कोऑपरेट करने का वर्दी है? ये सुनकर ब्लैक रोड फिगर गुस्सा नहीं होता। वो कैजुअली याद दिलाता है कि तुम्हारे ये सब ब्लड स्पिरिट जनरल बस कुछ 3 स्टार दोशान प्रैक्टिशनर्स की वजह से ऐसी घटिया स्थिति में आ चुका है। क्या तुम्हारी मेरे सामने तब भी ऐसे बोलने की हिम्मत है? गूंजी थी बूम 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 की आवाजें। उस स्पिरिट ब्लड जनरल का ऑरा वायलेंट हुआ था। वो ब्लडी एनर्जी चारों तरफ फैलती है। वो गुर्रा के बोलता है चौसा है। हवा में शुश बूम की साउंड्स गूंजने लगती हैं। ये थे आगे बढ़ने वाले पंच, लेकिन वो ब्लैक रोड फिगर इन एनर्जी अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा था। कुछ समय के बाद ब्लड स्पिरिट जनरल अपनी कंपोजर को वापस हासिल करते हुए बोलते हैं सोल पैलेस। रुका तो ब्लैक रोड फिगर भी था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं हूँ सोल पैलेस का 6th सोल वेनरेबल और मैं यहाँ पे एक डील लेके आया हूँ। शाओगुई जो कि शैडोज में छिपा हुआ था उसकी भौहें काफी ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। सोल पैलेस का 6th सोल वेनरेबल जियान ने उसे बताया था कि सोल पैलेस एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और इनके कोर में है 12 वेनरेबल्स, 5 सोल गार्ड्स जो कि इनकी फाउंडेशन को बनाती हैं। शाओगुई की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो खुद से बोलते आखिर ब्लड स्पिरिट जनरल के साथ मिलकर करना क्या चाहता है। और इसकी पावर 3 स्टार दोशान की पीक पर लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर उससे भी कुछ डेंजरस मौजूद है। वहीं पे स्पिरिट ब्लड जनरल एक सॉलिड 4 स्टार दोशान। अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो यहाँ कुछ और सेकंड्स की साइलेंस बनी रहती है। फिर स्पिरिट ब्लड जनरल बोलता है तो सोल पैलेस के 6 सोल वेनरेबल, तो बताओ तुम कैसे कोऑपरेट करना चाहते हो? हालांकि सोल पैलेस इविल रेस का एक हिस्सा नहीं था, लेकिन इनके मेथड्स कुछ खास अलग नहीं होते। ये भी शैडोज में छिपे होते हैं और ये भी एकदम निर्दयी होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में पार्टनरशिप इम्पॉसिबल नहीं थी। 6 सोल वेनरेबल एक स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारी मिड स्टेज 4 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ, भले तुमने इतने सारे पावर हाउसेस की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, तुम तब भी पीक तक नहीं लौट पाए हो, लेकिन ऐसा करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो स्पिरिट ब्लड जनरल पूछते हैं और कीमत क्या है? वो अच्छे से जानता था कि सोल पैलेस के लोग बिना किसी कीमत के कुछ नहीं करते। सोल पैलेस का वो सोल वेनरेबल बोलता है इसकी कोई खास कॉस्ट नहीं है। चारों कॉन्टिनेंट से इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में से कईयों के पास पावरफुल सोल ओरिजिन्स है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम उन्हें खत्म करो या कंट्रोल करो तो उनका सोल एसेंस मुझे दे देना। एक पॉज के बाद वो अर्थ स्पिरिट जनरल एग्री करता है। वो सोल वेनरेबल बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में मिलेंगे, तुम्हारी स्टैंड को रिकवर करने में थोड़ा एफर्ट जरूर लगेगा। स्पिरिट ब्लड जनरल खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है डीमन एम्प्रेस, जब मैं अपने पीक पे लौटूंगा मुझे चाहे जमीन खोदनी पड़े आसमान फाड़ना पड़े, इस प्रिजन से मैं आपको रेस्क्यू करके रहूंगा। उसकी आवाज बेसिकली एक भक्ति से भरी हुई थी। बेसिकली पॉइजन डीमन एम्प्रेस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं पे जब वो सोल वेनरेबल इस नजारे को देखता है वो मन ही मन में कहता है कि हम मूर्ख है। हिडन सोसाइटी के लोग पहले से यहाँ पे आ चुके हैं जो पार्टिसिपेंट्स को हेवली किंग के ट्रायल को हासिल करने से रोकेंगे, लेकिन सक्सेस को इंश्योर करने के लिए काफी नहीं है। और स्पिरिट ब्लड जनरल भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी हो लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में हेल्प करूंगा तुम इस प्रिजन की गहराइयों में जाके अपनी प्रीशियस डीमन एम्प्रेस को रेस्क्यू करोगे। फिर वो चारों कॉन्टिनेंट्स के एलीट्स तुम्हें रोकने के लिए आएंगे, भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ
9 डीमन सप्रेशन प्रिजन की कुछ चीज को तोड़ने के लिए काफी हो, बट वो तुम्हें कमजोर भी करेंगी। फिर पॉइजन टेम्पल की डीमन एम्प्रेस और उस आइटम को मेरे हाथ में आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये दुनिया हमारे सोल पैलेस को बस सोल पावर कलेक्ट करने के लिए जानती है, ये असली सच्चाई नहीं जानते हैं। अरे सोचते सोचते 6 सोल वेनेबल गायब हो जाता है। यहाँ से काफी दूरी पर शाओगी जो छिपा हुआ था वो इन लोगों का पीछा करना छोड़ता नहीं है। हाउएवर इस समय शाओगी भी नोटिस नहीं कर पाता कि उसकी बॉडी में से एक अनसेटलिंग ऑरा राइज हो रहा है, एक ऑमनस ब्लैक एनर्जी। लेकिन इस अंधकार के अंदर एक शानदार चमक छुपी हुई है, जैसे किसी सुप्रीम बीइंग के मार्क को रखती हो। जब शाओगी की बॉडी से हल्की फ्लक्चुएशंस फैलती थी, आसपास की ईविल एनर्जी डर के पीछे हट जाया करती थी। सीन चेंज हुआ था, हमारा फोकस जाता है फैसिनेटिंग हेवली पैलेस में। वो लड़कियां जो कि जियान के साथ अंदर आई थी, इन्हें वो बच्ची युवान गाइड करती है। सबके कोऑपरेशन के साथ ये सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन को क्रैक करके गहराइयों में जा पाते हैं। लेकिन पीछे चारों कॉन्टिनेंट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, उन्हें कौन ही गाइड करने वाला था, इसलिए वो फंसे रह जाते हैं उस फैसिनेटिंग हेवली पैलेस एरिया में। साफ तौर पे सब काफी डिले होने वाले हैं। खैर तब भी सबसे आगे जियान और दुखी फे थे, जो पहले ही पिल हॉल की तरह रुक कर चुके थे। अब सवाल ये कि क्या इनकी जर्नी सच में इतनी स्मूथ रहने वाली है, जैसा कि ऑफकोर्स होता नहीं है। सो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिर हम थंडर लॉर्ड के पुराने डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और हमारी मुलाकात होगी इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड की यंग पिल से, जिसकी आज इतनी सारी चर्चा हुई है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरी आवाज से आप सब सेंस कर ही पा रहे होगे तुम्हारे भाई को एक खतरनाक जुकाम, खासकर जब सीजन चेंज होता है तो ये परेशानियां हो ही जाती हैं। आप सब भी अपना ध्यान रखो। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि फैमिली में एक काफी खतरनाक इंसिडेंट हो गया था। बेसिकली एक सीनियर फैमिली मेंबर का ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। शुरुआती 2 दिन तो काफी ज्यादा खतरनाक रहे थे, इसकी वजह से ऑफकोर्स एपिसोड्स वगैरह रिलीज नहीं हो पाए क्योंकि भागा दौड़ और चिंता ही इतनी ज्यादा थी। खैर अभी कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल है, इसलिए हम एपिसोड्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रख पाएंगे। कोर्स ऐसा भी होता है कि अगर सिचुएशन चेंज होती है तो हमें और भी गैप लेना पड़े। खैर मैंने इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन को लास्ट में इसलिए रखा है जिससे इसके बारे में बस वही लोग जान पाएंगे जो सच में केयर करते हैं। बाकी का जो लोग जा चुके हैं कोई बात नहीं, बल चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। अगर आप कल रिलीज होने वाले एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेंबरशिप को ऐसा बन के हमारे अर्ली एक्सेस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और जो हमेशा रहना चाहते हैं 2 से 3 एपिसोड आगे, अपने मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। स्पेशली अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि हमें फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी चलो हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।